students, welcome to new lecture of surface chemistry to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So today we are going to discuss types of adsorption on the basis of nature of forces. On the basis of nature of forces between adsorbate and adsorbent, how many types of adsorption may be? Definitely, these are of two types, physical adsorption and chemical adsorption. Okay, let's start. तो हमारे पास on the basis of nature of forces, there are two types of adsorption, physical and chemical. तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहला पॉइंट ही हमने ये लिया है, इनके अंदर नेचर ऑफ फोर्सेस कौन सी है? इट इज हैविंग वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, वीक फोर्सेस जिसको हम बोल देते हैं फिजिकल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग. ओके, and in case of chemical adsorption there will be formation of chemical bond, especially covalent. There will be formation of covalent bond. Okay, next, this is enthalpy of adsorption. हमने बात की ना इसकी पिछले वीडियो के अंदर कि डेल्टा जी जो है दैट शुड बी नेगेटिव, और उसमें जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. तो जब भी एडसॉर्प्शन होती है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. मैंने वहां उस वीडियो में आपको बताया था दैट एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसकी जो एंथैल्पी है दैट इज एक्सोथर्मिक. तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन देखिए, ये वीक फोर्सेस हैं, ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी. तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है इट इज यूजुअली लो, नॉर्मली 20 to 40 किलो जॉल पर मोल. लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई ऑफ द रेंज ऑफ 80 to 240 किलो जॉल पर मोल. राइट, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. ठीक है, लो क्यों है? ड्यू टू वीकर बॉन्ड, ये वीक रहता है ना वैन डर वाल्स बॉन्ड. और हाई क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. यहां पे केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट होती है, मींस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग. ओके, नाउ टेम्परेचर. जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, किसी सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स आए और यहां पे आके बैठ गए, जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा ये जल्दी से उड़ जाएंगे. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर मैं एक ग्राफ से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इधर है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन x by m, और इधर है टेम्परेचर. ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन घटेगा. कैसे? शुरू में एडसॉर्प्शन बहुत ज्यादा थी, लो टेम्परेचर तो एडसॉर्प्शन ज्यादा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एडसॉर्प्शन कम होती जाएगी. ठीक है, एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि फिजिकल बॉन्डिंग है ना, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये उड़ जाएंगे, सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे. लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर थोड़ा उल्टा है. केमिकल एडसॉर्प्शन देखिए, केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होना है? केमिकल बॉन्ड बनना है. और आपको पता है, अब आप हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, किस तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. जब भी कभी केमिकल बॉन्डिंग होगी देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले. तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए,
तो जब भी केमिकल बॉन्ड बनना होगा, रिएक्टेंट रिक्वायर एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज अप्लाइड बाय द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एड्सॉर्प्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है, एक पीक तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर फर्दर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहां पहुंचे तो बॉन्ड बन गए, यहां से फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, यहां पहुंच के बॉन्ड बन गए। लेकिन जब और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। अब ये वाला ग्राफ सेम इसकी तरह आ गया। शुरू का राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, यहां प्रोडक्ट बन गया। अब एड्सॉर्प्शन कम होगी, डीसॉर्प्शन होनी स्टार्ट होगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो गया, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो बॉन्ड बने हैं उनको एनर्जी मिलेगी, फ्लक्चुएशन होगी और बॉन्ड्स टूट जाएंगे, एड्सॉर्प्शन कम होती जाएगी, राइट। लेकिन इन जर्नल आप देखें, जब मैं दोनों के बारे में बात करूंगी वहां पे आपको समझाऊंगी, अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक बॉन्डिंग है तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहां केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो शुरू का जो राइज इन टेम्परेचर है, इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट फर्दर इंक्रीज डिक्रीजेस द एड्सॉर्प्शन। तो अगर मैं यहां टेम्परेचर की बात करूं, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन यहां पे क्या होगा, इंक्रीजेस इनिशियली with increase in temperature, then decreases with further increase in temperature। तो ये ग्राफ सबको समझ में आ गए होंगे, हाँ दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे से, ओके डन। तो अब हमने इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली, ओके इसको मैं हटाने वाली हूं यहां से। अब देखिए नेक्स्ट हम किस प्रॉपर्टी पे इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। लेट्स सी दैट इट इज रिवर्सिबिलिटी, ओके। अब देखो ये सरफेस था, गैस के मॉलिक्यूल्स आए, रिटेन हुए, टेम्परेचर बढ़ा, उड़ के चले गए, फिर से टेम्परेचर डाउन किया, फिर से आके बैठ गए, फिर से टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से उठ के चले गए। तो इट इज रिवर्सिबल, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे, रिवर्सिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, दे आर जस्ट फिजिकली एड्सॉर्ब्ड, ओनली वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी तरह की केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ओके। लेकिन इस केस में क्या होगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो इट इज इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं होगी, लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये बन जाता है इथेन। अब आप कोशिश कर लीजिए कि इथेन को वापस आप इथीन बना दें, इस कैटलिस्ट के साथ आप ये काम नहीं कर पाएंगे, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये बात भी हो गई। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, कौन सी गैसेस इस सरफेस के ऊपर अपने आप, कौन सी गैसेस आके सेटल हो सकती हैं, वो गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइएबल, जिन गैसेस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, उनको आसानी से लिक्विड बनाया जा सकता है, जैसे अमोनिया को आसानी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब जरा कोशिश करो हाइड्रोजन को लिक्विड हाइड्रोजन बनाने की, वेरी डिफिकल्ट। +1 के चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ते हो Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किस गैस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें अमोनिया थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो लेवल से ऊपर थी, राइट, कर्व के ऊपर वाले एरिया में आती थी। तो दीज आर वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, सरफेस के नजदीक ही रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही एफिनिटी है क्लोज आने की, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगी। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर हमें ईज ऑफ लिक्विफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। केमिकल एड्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ease of
लिक्विफिकेशन। ये लिक्विफिकेशन की आसानी के ऊपर का कोई मतलब ही नहीं है कि अमोनिया आसानी से लिक्विफाई हो जाती है तो उसको प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऐड कर लीजिए। अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो जो गैस हम यूज कर रहे हैं आइदर इट कैन फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग विद द सरफेस और नॉट। वो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि इस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं तो इसको यूज कर लो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है, कोई भी गैस यूज हो जाएगी जो आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिक रहता है इजीली लिक्विफाइबल गैस होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम ये वाले फैक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये भी हो गया। नाउ स्पेसिफिसिटी, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक। एनी गैस कैन बी एड्सॉर्ब्ड, एनी गैस कैन बी एड्सॉर्ब्ड इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि बॉन्डिंग तो होनी नहीं। बट in case of chemical adsorption it is highly specific, it is highly specific in nature। अगर प्लेटिनम की प्रेजेंस में इथीन और हाइड्रोजन है तो वही दोनों आएंगी, आप किसी और को रिएक्ट नहीं करवा पाओगे। तो इट इज हाईली स्पेसिफिक क्योंकि सरफेस के साथ रिएक्टेंट का केमिकल बॉन्ड बनेगा और हर गैस उस तरह का बॉन्ड नहीं बनाएगी। राइट, नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर अब एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए या नहीं, एज देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इधर क्या है, देयर इज process of bond formation, rather chemical bond formation is present in chemical adsorption, therefore activation energy is needed। rather increasing temperature beginning में activation energy का ही काम करता है। okay? अब नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट। यहां पे कोई भी गैस मॉलिक्यूल, यहां कोई भी सरफेस था, लेट इट बी कार्बन, इधर से आए अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, ठीक, वो आके इसके सरफेस के ऊपर सेटल हो गए, कार्बन के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो गई। ओके, तो जब इसको आप हीट दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये मॉलिक्यूल वापस चले जाएंगे, यहां पे आके सेटल हो रहे हैं, ये वापस चले जाएंगे। बट ये सरफेस के ऊपर भी अमोनिया है और ये बल्क में भी अमोनिया है। अमोनिया विल रिमेन अमोनिया। कार्बन के ऊपर जब ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे, हीट करेंगे तो वो उड़कर वापस चले जाएंगे, दे विल रिमेन अमोनिया। तो एड्सॉर्बेट की स्टेट चेंज नहीं करती, ना तो बल्क में ना ही एज एड्सॉर्बेट, स्टेट रिमेन्स सेम। लेकिन उधर क्या होगा, स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट, स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट may change, sometimes it may remain same, may change as there is chemical reaction to give product। मैंने एग्जांपल दिया था ना, इथीन प्लस हाइड्रोजन प्लेटिनम और ये इथेन बन जाएगा। देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, एड्सॉर्बेट चेंज हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और हो गया, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर अमोनिया था, अमोनिया ही रहा। क्लियर? नेक्स्ट लेयर्स। ओके, अब देखिए जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ये रहा सरफेस, ये रही फर्स्ट लेयर, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो है नहीं,
तो ये बस इस तरीके से सरफेस के नजदीक नजदीक आके जुड़ जाते हैं। तो इट फॉर्म्स मल्टी लेयर, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर्स। लेकिन इधर क्या है, देयर इज प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए ये मॉलिक्यूल इस तरीके से, क्योंकि बॉन्ड बन जाना है ना, तो बॉन्ड की लेंथ आपको पता है प्रॉपर होती है। अब यहां पे चाह के भी दूसरा लेयर नहीं बन सकता, तो ये मल्टी लेयर होता है, इट इज मोनो लेयर, इट इज ऑलवेज मोनो लेयर्ड। ओके, नाउ प्रेशर। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करती है, वो दोनों केसेस में ही इंक्रीज करेगी। शुरू में इंक्रीज करती जाएगी और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं पी नॉट और पी एस, सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो एड्सॉर्प्शन कोई भी हो, प्रेशर बढ़ाने पर वो बढ़ जाएगी और प्रेशर घटाने पर वो घट जाएगी। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे वो ज्यादा इंप्लीमेंट होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेयर्स बढ़ जाएंगी, प्रेशर घटाएंगे तो लेयर्स घट जाएंगी। लेकिन इसमें क्योंकि मोनो लेयर है तो प्रेशर का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि इंक्रीज किया तो बहुत ज्यादा बढ़ गई और डिक्रीज किया तो बहुत ज्यादा कम हो गई। लेकिन फिर भी इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस तक लाकर रिएक्ट करवाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। ओके, चलिए, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है और इट इज अफेक्टेड बाय देम। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस, क्योंकि इससे पहले हम फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को डिस्कस कर चुके हैं तो इन फैक्टर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेचर ऑफ गैस देखें, जितनी भी इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस हैं दे लीड टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन, राइट, एंड chemical absorption is specific in nature. नेचर ऑफ गैस का मतलब कौन सी गैस आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगी, दैट इज इजीली लिक्विफाइएबल गैस, लेकिन सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए क्या है, स्पेसिफिसिटी है, पर्टिकुलर गैस पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होगी, एज दैट इज हाईली स्पेसिफिक। तो वो उसकी नेचर के ऊपर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग है, वो सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकती है या नहीं बना सकती है, वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, गैस के बाकी जो नेचर है उनके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए सिर्फ हम उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। कौन सा एड्सॉर्बेंट ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा, ठीक। अगर तो एड्सॉर्बेंट की कंपैटिबिलिटी स्पेसिफिक है, इफ देयर इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं। कि अगर हमें हाइड्रोजिनेशन करनी है, इफ वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन, you cannot use copper, you have to use nickel or platinum or palladium, क्योंकि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ है, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों की नेचर आपस में मैच करनी चाहिए। अब एड्सॉर्बेंट की नेचर मतलब क्या वो एक्टिवेटेड है, इज इट एक्टिवेटेड, इज इट हैविंग रफ सरफेस। अगर उसका सरफेस रफ है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, अगर वो एक्टिवेटेड है तो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। सिंपल सी बातें हैं, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, तो सिंपल सी बात, लार्जर इज द सरफेस एरिया more will be extent of
more will be unbalanced forces, therefore more will be adsorption. इसीलिए हम चारकोल के पीसीस की जगह पे क्या यूज करते हैं? पाउडर्ड चारकोल, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उसका टेंडेंसी टू रिटेन पॉइजनस गैसेस इन गैस मास्क ज्यादा होगा. तो सॉलिड पीसीस की जगह पे हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है? ओके, अब मैं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को अलग अलग से नहीं बताऊंगी, वो आप देख चुके हैं. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ने पर ये चीज होती है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर पहले बढ़ती है और फिर वो घटती है. ये ग्राफ सेम ऐसा आ जाता है. ठीक है, ओके. अब जरा एक प्रोसेस देखिए. एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट, यहां मैं ले लेती हूं गैस प्लस सॉलिड. एड्सॉर्बेंट सॉलिड और ये गैस मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या हो गई? एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन हो गई. ओके, अब एड्सॉर्प्शन थर्मोडायनेमिकली आगे को जाते हुए डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव. दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. वापस आते हुए क्या होगा फिर? एंडोथर्मिक प्रोसेस. रिवर्सिबल होता है ना ये. तो आगे जाते हुए डेल्टा एच है नेगेटिव और वापस आते हुए डेल्टा एच है पॉजिटिव. ओके, चलो भाई, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. लगाओ जरा ली चैटलियर प्रिंसिपल. ये जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस है जो खा सकता है, जो इसको कंज्यूम कर सकता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम in the direction of फालतू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो कौन सा प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा? दैट इज एंडोथर्मिक. आया कुछ याद? टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, उस बढ़ाए गए टेम्परेचर को खाएगा कौन? उसको खत्म कौन करेगा? सो दैट फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए. तो फालतू टेम्परेचर को कंज्यूम करने का एक ही तरीका है, रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली तेज हो जाएगी. तो देखो जरा, एंडोथर्मिक किधर को आ रही है? बैकवर्ड. मींस एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है? डिक्रीज. एज बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, therefore extent of adsorption decreases. क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने पर नो डाउट ये दोनों ग्राफ आपके सामने हैं, लेकिन मैं दोनों का ओवरऑल बता रही हूं कि बढ़ते टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन घटेगी. नो डाउट केमिकल वाली पहले शुरू में बढ़ती है, लेकिन बाद में इंक्रीज टेम्परेचर के साथ वो भी घट रही है. क्यों? ली चैटलियर प्रिंसिपल. इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक साइड, और यहां पे एंडोथर्मिक कौन सी है? बैकवर्ड. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में. ओके, तो प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन, मैंने आपको बताया ना, दोनों के लिए बढ़ता ही है. हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे. ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है, शुरू में बढ़ता है और फिर ये इसके पैरेलल हो जाता है, और ये प्रेशर आ जाता है सैचुरेशन. पी सैचुरेशन. इससे ज्यादा अब आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, इससे ज्यादा एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी. ठीक है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है. कि अगर फिजिकल की भी हम बात करें तो वहां पे 3-4 लेयर से ज्यादा लेयर्स नहीं बन जाती, इससे ज्यादा नहीं बनेगी. बढ़ाते जाओ प्रेशर, बढ़ाते जाओ, कुछ भी नहीं होगा. हाँ, और ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देंगे, कम होनी शुरू हो जाएगी. ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. चलिए फिर से देखते हैं. एड्सॉर्बेंट और ये हो गई एड्सॉर्प्शन. ठीक है, एड्सॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्बेंट सॉलिड, और एड्सॉर्प्शन हो गई. गैस मॉलिक्यूल्स बल्क में हैं, बहुत ज्यादा हैं,
लेकिन जब एड्सॉर्प्शन हो गई तो यहां सरफेस के ऊपर सेटल हो गए, है ना। इसका मतलब इधर गैस का प्रेशर मोर है, प्रेशर ज्यादा है, गैशियस मोल्स इधर ज्यादा है ना। नंबर ऑफ गैशियस मोल्स मोर, क्योंकि इधर गैस के पार्टिकल्स हैं ही, इधर उधर क्या है, एड्सॉर्ब्ड है, इधर तो गैस मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। ओके, अब देखें जरा, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा दिया तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ, जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो शिफ्ट किधर को करता है, लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर को जाता है, जिधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम हो, उधर कोई जाएगा ना, तभी फिर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पे बराबर आएगा। अब वापस देखिए, यहां पे गैस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इधर ही है, उधर तो रिटेन हो गए, मींस इस एरिया में लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स है, तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होगा, इस केस में दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए प्रेशर बढ़ने पर देखो एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है, भले ही एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ गई, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं, कुछ बच्चों को शायद ये माइंड में नहीं आ रही हो। देखें, हमारे पास है N2 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया, इधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं, 4, ठीक है, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, और इधर कितने हैं, ओनली 2। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, अब यहां पे इक्विलिब्रियम कब है, जब इधर 4 है और इधर 2 है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर, बढ़ाया गया प्रेशर खुद को नॉर्मलाइज कैसे करेगा, इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम है, क्योंकि वापसी पे 2 से 4 बन रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, आगे जाते हुए 4 से 2 बन रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम इस एक्स्ट्रा प्रेशर को कंज्यूम कैसे करेगा, ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट देगा जिधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स क्या है, लेस। इट शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, तो इस केस में कहा जाएगा ये फॉरवर्ड को। और अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो इट शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। हमने प्रेशर कम कर दिया, ओके, तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या होगा, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी जिसमें नंबर ऑफ गैशियस मोल ज्यादा बन रहे हैं, मींस 2 से 4 बन रहे हैं। पहले गैस के 2 मॉलिक्यूल थे, अब 4 हो गए, प्रेशर बढ़ गया। पहले 4 थे, 4 से 2 बन रहे हैं, प्रेशर घट गया। इस केस में क्या है, एड्सॉर्बेट फुल्ली गैस मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्प्शन गैस के मॉलिक्यूल्स सेटल हो गए, और वहां पे फ्री गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं। हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर को जाना शुरू करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उधर को जाएगा जिधर गैस के फ्री मोल्स कम हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड। इसलिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। नाउ लास्ट हमारे पास फैक्टर है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, कोई भी एड्सॉर्बेंट, आप कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल को तो रस्ट लगा हुआ है, उसको तो कोरोजन हो रखा है, और आप सोच रहे हैं कि वो केमिकल रिएक्शन फास्ट करे, इट विल नॉट, क्योंकि एड्सॉर्बेंट जितना एक्टिवेटेड होगा, मोर एक्टिवेटेड मींस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस,
उसके एक्टिवेटेड होने का मतलब उसके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज्यादा हैं। जितनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज्यादा होंगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, राइट? तो कैसे कर सकते हैं? आप मेटल के सरफेस को रफ बना दीजिए, उसको रफ कर दीजिए, ठीक, स्मूथ मत रखिए। जितना रफ होगा, आयरन का पीस जितना रफ होगा, रस्टिंग उतनी ही ज्यादा होगी। जितना स्मूथ होगा, रस्टिंग उतनी कम होगी। ओके। सेकेंड, बाय हीटिंग, आप उसको हीट करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, चारकोल का पाउडर किया, फिर उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं? क्योंकि चारकोल के अंदर, कोयले के अंदर अगर जरा सा भी मॉइस्चर है या कोई और गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं लगी है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं लगी है, या कोई भी एनी गैस, हीट करने पर वो सारी की सारी गैसेस चली जाएंगी और कार्बन, चारकोल, इट विल रिमेन प्योर कार्बन, जिसके पास नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो जितनी भी पॉइजनस गैसेस हैं वो उनको आसानी से अपने ऊपर रिटेन कर सकता है, राइट? तो इस तरीके से आपने देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? अब इन फैक्टर्स के बारे में हम फर्दर बात करेंगे वन बाय वन in our upcoming videos. So stay tuned for new videos. Till then, stay home, stay safe.